नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और खुशबूदार सफर पर निकल रहे हैं। हम बात करने वाले हैं भारत में इत्र और सुगंध के प्राचीन और आप कह सकते हैं समृद्ध इतिहास की। जी हाँ। और ये सिर्फ महक की कहानी नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, विज्ञान, यहाँ तक कि व्यापार की भी कहानी है। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत जो है वो आधारित है एक विस्तृत शोध पत्र पर। ये इस विषय के कई ऐसे पहलू सामने लाता है जिनके बारे में शायद कम बात होती है। तो हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से सबसे अहम और रोचक बातें निकालें और समझें कि कैसे ये सुगंध, ये खुशबू हजारों सालों से भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। सही कहा। कभी सोचा है कि ये जो शब्द है परफ्यूम, ये आया कहाँ से? हाँ, इसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ, लैटिन में परफ्यूमस का मतलब होता है धुएं के द्वारा। लेकिन भारत में सुगंध का रिश्ता सिर्फ धुएं या लेप से, मतलब बाहरी चीजों से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये तो मन और आत्मा तक जाता है। तो चलिए इसी सुगंधित इतिहास की परतें खोलते हैं आज। शुरुआत करते हैं भारत के सुगंध से गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव से। देखिए, हम देवताओं को धूप जलाते हैं, सुगंधित जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये सिर्फ रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। माना जाता है कि हर देवी देवता की अपनी एक पसंदीदा सुगंध होती है। हाँ। जैसे स्रोत में लिखा है कि गणेश जी को दुर्वा घास की महक पसंद है। शायद ये दृढ़ संकल्प का प्रतीक है या कुछ और। कितना गहरा कनेक्शन है ये। बिल्कुल। और अगर हम वैदिक काल को देखें तो यज्ञों का कितना महत्व था। उनमें देवताओं को खुश करने के लिए और शायद बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए भी सुगंधित जड़ी बूटियां, राल, लकड़ियां अग्नि में डाली जाती थीं। अच्छा। ये सिर्फ आहुति नहीं थी, ये एक तरह का सुगंधित संवाद था देवताओं के साथ। और ये परंपरा थोड़ी बदली हुई शक्ल में ही सही, आज भी हमारे घरों में पूजा पाठ में जिंदा है ना? हाँ, ये तो है। और दिलचस्प बात ये है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। जी। स्रोत इशारा करता है कि इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, लगभग सभी भारतीय धर्मों में सुगंध का अपना एक अहम स्थान है। हाँ, और इसकी एक वजह शायद वो गंध और यादों का गहरा कनेक्शन भी हो सकता है, जिसे कभी-कभी प्राउस्ट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, प्राउस्ट इफेक्ट। हाँ, मतलब कैसे कोई जानी पहचानी महक हमें एकदम से किसी पुरानी याद, किसी एहसास में खींच ले जाती है। हाँ, होता है, बिल्कुल। और शायद इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों में उपटन का इतना जिक्र है। मतलब फूलों, चंदन, गुलाब जल, हल्दी जैसी चीजों से बने लेप से नहाना। हाँ, उपटन। ये सिर्फ शरीर साफ करना नहीं था, ये तो तन और मन दोनों को शुद्ध, पॉजिटिव और शायद देवताओं को प्रिय बनाने का एक तरीका माना जाता था। स्रोत में तो ये भी कहा गया है कि बुरी गंध को अक्सर पाप या नकारात्मकता से जोड़ा जाता था। अच्छा, तो ये तो हुई मान्यताओं और आध्यात्मिकता की बात। लेकिन क्या इनके कोई ठोस सबूत, मतलब पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। स्रोत साफ बतलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी आज से लगभग सोचिए 5000 साल पहले। 5000 साल? जी हाँ, 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच उस समय भी इत्र बनाने और इस्तेमाल करने के प्रमाण मिले हैं। और कमाल की बात तो यह है कि एक पुरातत्वविद थे, डॉक्टर पाउलो रोवेस। हाँ? उन्हें खुदाई में 3000 ईसा पूर्व का टेराकोटा का बना एक आसवन उपकरण मिला। क्या बात है, मतलब डिस्टिलेशन अपैरेटस। जी हाँ, बिल्कुल। भाप से अर्क निकालने की तकनीक 5000 साल पहले। ये तो वाकई कमाल है। इसका मतलब है कि भारत में इत्र बनाने का विज्ञान बहुत बहुत पुराना है। और ग्रंथों में इसका जिक्र कैसे आता है, क्या लिखा है? ग्रंथों में तो इसका जिक्र भरा पड़ा है। आयुर्वेद के जो फाउंडेशनल टेक्स्ट्स हैं, जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उनमें सिर्फ जड़ी बूटियों का नहीं बल्कि इत्र बनाने की विधियों का भी उल्लेख मिलता है। अच्छा। फिर 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर हुए, उन्होंने अपनी बृहद संहिता लिखी, जो उस जमाने की एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया थी। हाँ, उसमें गंधयुक्त नाम से पूरा एक अध्याय ही इत्र बनाने की कला पर है। गंध युक्ति मतलब सुगंध बनाने की युक्ति या तकनीक। बिल्कुल। और ये अध्याय खास तौर पर ऐसा लगता है राजसी लोगों और शायद हरम की महिलाओं के लिए लिखा गया था। इसमें फूलों, मसालों और राल वगैरह से तरह तरह के इत्र, सुगंधित तेल, पाउडर बनाने के नुस्खे दिए गए हैं। ये उन शुरुआती ग्रंथों में से है जहां ये प्रक्रिया इतनी डिटेल में समझाई गई है। और क्या, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है।
वो तो ज्यादातर शासन और अर्थव्यवस्था पर था। हाँ, उसमें भी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंदन, अगरू यानी अगरवुड और तैलपर्णिका, जिसका मतलब शायद यूकलिप्टस या कुछ और रहा होगा, ऐसी चीजों का वर्णन है। अच्छा। और इनका इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि शायद राजकीय उपहारों या व्यापार में भी होता होगा। अर्थशास्त्र में तो चंदन के अलग अलग प्रकार और उनके गुणों का भी जिक्र है। सच में? चंदन के प्रकार? हाँ, जैसे सतना चंदन लाल रंग का और मिट्टी जैसी महक वाला बताया गया है, तो गो शीर्षक गहरे लाल रंग का और मछली जैसी गंध वाला। हर एक की अपनी पहचान, अपना बाजार मूल्य। अरे वाह, मतलब चंदन सिर्फ चंदन नहीं था, उसके भी ग्रेड्स थे। अगरू के बारे में क्या बताया गया है? आजकल तो ये बहुत महंगा है। अर्थशास्त्र में अगरू के भी कई प्रकार बताए गए हैं। जिक्र है कि ये बहुत कीमती लकड़ी थी। इसका इस्तेमाल धूप और इत्र बनाने के साथ साथ औषधीय गुणों के लिए भी होता था। स्रोत के अनुसार इसे एंटीमाइक्रोबियल माना जाता था और अस्थमा, सिर दर्द, त्वचा रोगों में फायदेमंद समझा जाता था। और वेदों और पुराणों में भी सुगंध का जिक्र मिलता है। हाँ, बिल्कुल। वेदों में सुगंधित लेप के लिए पुण्यगंध शब्द है, फूलों की माला के लिए स्रक और अग्निदेव के लिए सुगंधी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। सुगंधी? हाँ, ऋग्वेद के एक मंत्र में तो अग्निदेव को सुगंधित मुख वाला कहा गया है और अथर्ववेद में मुलेठी और कुष्ठ जैसी सुगंधित जड़ी बूटियों के औषधीय प्रयोग का वर्णन है। तो उनके शरीर को सुगंधित तेलों से भरी तैल द्रोणी में रखा गया था। अच्छा, संरक्षित करने के लिए? हाँ, ताकि अंतिम संस्कार की तैयारी तक शरीर सुरक्षित रहे। उनके दाह संस्कार में भी चंदन, अगरू, देवदारू जैसी सुगंधित लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ। एक और जगह जिक्र है कि रावण जब सीता से मिलने जाता था तो रास्ते में सुगंधित तेल वाले दीपक जलाए जाते थे। माहौल बनाने के लिए? बिल्कुल, ये महज रोशनी नहीं थी। महाभारत में भी कुछ ऐसा है? महाभारत में 3 तरह के धूप का वर्णन मिलता है। देवताओं के लिए अलग, यक्षों और राक्षसों के लिए अलग और मनुष्यों व दानवों के लिए अलग। क्या बात है! ये वर्गीकरण तो दिखाता है कि हर तरह की सत्ता या जीव के लिए अलग सुगंध उपयुक्त मानी जाती थी। जी, और तो और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में गंध युक्ति यानी इत्र बनाने की प्रक्रिया के 8 व्यवस्थित चरण बताए गए हैं। शोधनम, शुद्ध करना, वासनम, सुगंधित करना, विरेचनम, निकालना वगैरह वगैरह। 8 चरण। हाँ, ये दिखाता है कि ये महज एक कला नहीं थी, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी, एक विज्ञान था। कमाल है, ये तो बहुत विस्तृत है। क्या बौद्ध साहित्य में भी इसका जिक्र आता है? हाँ, बौद्ध साहित्य गंध युक्ति को 64 कलाओं में गिनता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध भिक्षुओं को सुगंधित तेल, इत्र वगैरह के इस्तेमाल से मना किया गया था। अच्छा, क्यों? शायद विलासिता से दूर रहने के लिए। और एक और ग्रंथ है कालिका पुराण। हाँ, वो गंध को 10 अलग अलग प्रकारों में बांटता है। इष्ट गंध, प्रिय जैसे कस्तूरी, अनिष्ट गंध, अप्रिय जैसे शव की गंध, मधुर गंध, मीठी, अम्ल गंध, खट्टी, कटु गंध, तीखी। बाप रे, 10 प्रकार। हाँ, ये दिखाता है कि गंध की समझ कितनी सूक्ष्म और डिटेल्ड थी उस जमाने में। ये तो हुई ग्रंथों की बात। अब आते हैं आयुर्वेद पर। इसमें इसका क्या रोल था? क्या ये सिर्फ खुशबू के लिए था, कॉस्मेटिक जैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में सुगंध का प्रयोग सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं था, बल्कि ये चिकित्सा यानी थेरेपी का एक अहम हिस्सा था। थेरेपी का हिस्सा? कैसे? जैसे सुगंधित तेलों से मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, या सूखे पाउडर से मालिश यानी उद्वर्तनम, सुगंधित पाउडर से त्वचा को रगड़ना यानी उत्सादनम, शरीर पर सुगंधित जल छिड़कना परिषेक, और हवा को शुद्ध करने और शायद कीटाणुओं को मारने के लिए सुगंधित धूनी देना धूपन। धूपन तो आज भी करते हैं। हाँ, तो ये सब स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों से बचाने के तरीके थे, और सुगंध इन प्रक्रियाओं को ज्यादा असरदार बनाती थी, ऐसा माना जाता था। मतलब एक तरह से अरोमा थेरेपी का कॉन्सेप्ट भारत में सदियों पुराना है। हाँ, कह सकते हैं। कुछ ग्रंथों में तो शरीर को अंदर से सुगंधित बनाने के नुस्खे भी दिए गए हैं। अंदर से कैसे? जैसे शारंगधर संहिता में जिक्र है कि चंदन, इलायची, खस यानी उशीर और तगरा मिलावा पानी पीने से शरीर से भीनी भीनी खुशबू आ सकती है। पीने से? ये तो कमाल है। और सुनिए, रस रत्नाकर जैसे ग्रंथों में तो और भी हैरान करने वाली प्रक्रियाएं लिखी हैं, जैसे नीम की जड़ से चंदन जैसा असर पैदा करना। क्या? नीम से चंदन? हाँ, या उबले चावल से कपूर बनाना, या पनस या महुआ के तेल से कस्तूरी जैसी खुशबू तैयार करना। नीम से चंदन और चावल से कपूर,
ये तो लगभग अल्केमी जैसा लगता है। ये दिखाता है कि उस जमाने में रसायन शास्त्र कितना आगे रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई प्राचीन काल की बात। आगे चलकर जैसे गुप्त काल या मध्यकाल में इत्र का क्या हुआ? क्या ये चलता रहा? हाँ, बिल्कुल। इत्र का इस्तेमाल और व्यापार दोनों ही फलता फूलता रहा। सिंधु घाटी से लेकर गुप्त काल तक भारत इत्र, मोती, मसाले, नील जैसी चीजें दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और पश्चिम में रोम तक भेजता था। व्यापार भी खूब था मतलब। जी, और साहित्य में भी इसका जिक्र है। कालिदास का मशहूर नाटक है हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। हाँ, शकुंतला। उसकी नायिका शकुंतला भी अपने बालों और कपड़ों को चंदन, कस्तूरी, जटामांसी जैसी चीजों से सुगंधित करती थी। कुषाण काल में तो सोने से जड़े इत्रदान तक मिले हैं। सोने के इत्रदान? हाँ, और वात्स्यायन के कामसूत्र में तो पुरुषों के शरीर की जो नैसर्गिक गंध होती है, उसके आकर्षण, सेक्स अरोमा का जिक्र है, जिससे स्त्रियां आकर्षित महसूस करती हैं। अच्छा, तो सुगंध का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्व था। हाँ। मुगल काल के बारे में क्या? सुना है वो लोग इत्र के बड़े शौकीन थे। हाँ, मुगल काल में तो इत्र, जिसे तब अत्तर कहा जाने लगा, हाँ, उसका इस्तेमाल अपने चरम पर पहुंच गया। अत्तर। स्रोत बताता है कि बादशाह अकबर का तो इत्र के लिए एक पूरा विभाग ही था। हाँ, इसका जिक्र आईने अकबरी में मिलता है। पूरा डिपार्टमेंट। जी, और बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां, वो तो इत्र के बेहद शौकीन थे। कहते हैं नूरजहां नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डलवाती थीं। वाह। एक कहानी ये भी है कि उन्होंने 50 तरह के गुलाब और 5 तरह के चंदन तेलों को मिलाकर एक खास इत्र इजाद किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये खोज उनकी मां अस्मत बेगम ने की थी, जो फारस से आई थीं। अच्छा, चाहे जिसने भी किया हो, पर लगता है शाही संरक्षण खूब मिला इस कला को। बिल्कुल। इस दौरान भारतीय इत्र ईरान, मिस्र, तुर्की, अरब, अफगानिस्तान तक पहुंचा। व्यापार खूब बढ़ा। अवध के एक नवाब थे, गाजिउद्दीन हैदर शाह। हाँ, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो अपने बेडरूम के चारों ओर इत्र के फव्वारे लगवाते थे। फव्वारे इत्र के? जी हाँ, और मुगलों ने इत्र बनाने वाले माहिर कारीगरों को, जिन्हें गंधी कहा जाता था, उन्हें बसाया, उन्हें जमींदारियां तक दी, ताकि ये कला पनपती रहे। अच्छा, और नवाबों का दौर, खासकर लखनऊ का? हाँ, मुगलों के बाद नवाबों के दौर में, खासकर अवध यानी लखनऊ में, इत्र की कला को और बढ़ावा मिला। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, हाँ, जो कथक नर्तक भी थे। जी हाँ, वो खुद एक मशहूर कथक नर्तक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कथक के अभ्यास के दौरान पसीने की गंध को छुपाने के लिए हिना का अत्तर इस्तेमाल करते थे। लखनऊ इस दौर में इत्र का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और जब भी पारंपरिक भारतीय इत्र की बात होती है, तो एक शहर का नाम जरूर आता है, कन्नौज। सही कहा, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। उसे आज भी भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। भारत की इत्र राजधानी? हाँ, इसकी तुलना अक्सर फ्रांस के ग्रास शहर से की जाती है, जो पश्चिमी परफ्यूमरी का गढ़ माना जाता है। कहते हैं कन्नौज का इत्र बनाने का इतिहास हजारों साल पुराना है। कन्नौज में ऐसा क्या खास है? क्या वहाँ आज भी पुराने तरीकों से इत्र बनता है? हाँ, यही कन्नौज की सबसे बड़ी खासियत है। वहां आज भी सदियों पुरानी पारंपरिक देग भभक का विधि से इत्र बनाया जाता है। देख भभक्का? ये क्या होता है? ये सुनने में जितना देसी लगता है, उतना ही वैज्ञानिक भी है। इसमें तांबे का एक बड़ा बर्तन होता है, जिसे देग कहते हैं। उसमें फूल या जड़ी बूटियां पानी के साथ डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। अच्छा, जैसे चाय बनाते हैं, कुछ वैसा? कुछ वैसा ही समझिए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत नियंत्रित तरीके से। हाँ, देग से जो भाप उठती है, हाँ, उससे बांस की एक खोखली नली, जिसे चोंगा कहते हैं, उस पर गीली रस्सी लिपटी होती है ताकि वो ठंडी रहे। उससे गुजार कर तांबे के एक और बर्तन में ले जाया जाता है। इस दूसरे बर्तन को भपका कहते हैं। देग और भपका, समझ गया। हाँ, ये भपका जो है वो पानी से भरे एक टैंक में रखा होता है, जिसे गच्ची कहते हैं। ठंडे पानी के संपर्क में आने से भपके के अंदर भाप ठंडी होकर वापस तरल बन जाती है। अच्छा, कंडेंसेशन। बिल्कुल, यही फूलों का अर्क या सुगंधित जल होता है। इस प्रक्रिया को कई कई बार दोहराया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सत्व निकल सके। और फिर इस तैयार अर्क का क्या होता है? इसे बोतलों में भरते हैं? हाँ, जो अत्तर या इत्र तैयार होता है, उसे फिर पारंपरिक रूप से चमड़े की खास बोतलों में रखा जाता है। चमड़ी की बोतलें? क्यों? उन्हें कुप्पी कहते हैं।
माना जाता है कि चमड़ा जो है वो अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और उसे धीरे धीरे वाष्पित होने देता है। इससे सिर्फ शुद्ध तेल या अत्तर बच जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत धैर्य, अनुभव और बारीकी मांगती है। कन्नौज के कारीगर आज भी मानते हैं कि भाई आधुनिक मशीनें आ गई हों, पर पौधे का असली सत्व निकालने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ये तो वाकई एक जीती जागती विरासत है, लेकिन क्या ये विरासत आज सुरक्षित है, खासकर जब बाजार में इतने सारे विदेशी परफ्यूम आ गए हैं, सिंथेटिक वाले? यही इस कहानी का थोड़ा चिंताजनक पहलू है। स्रोत के अनुसार आजादी के बाद और खासकर 1990 के दशक में जब भारतीय बाजार दुनिया के लिए खुला, हाँ, उदारीकरण के बाद जी, तो विदेशी ब्रांडेड परफ्यूम बहुत लोकप्रिय हो गए, खासकर युवाओं में जो ब्रांड्स के प्रति ज्यादा आकर्षित थे। इसके क्या कारण रहे होंगे? सिर्फ विदेशी ब्रांड का आकर्षण या कुछ और भी? नहीं, कई कारण थे। एक बड़ा कारण था कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और कमी। अच्छा। खासकर चंदन का तेल, ये कई पारंपरिक अत्रों का बेस होता है ना, हाँ बिल्कुल। उसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई क्योंकि चंदन के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लग गया। इससे चंदन वाले अत्तर बनाना बहुत महंगा और मुश्किल हो गया। ये तो बड़ी समस्या है। दूसरा कारण था बाजार में सस्ते रासायनिक यानी सिंथेटिक परफ्यूम का आना। वो प्राकृतिक अत्तरों की नकल तो करते थे, लेकिन बहुत सस्ते होते थे। हाँ, कीमत का फर्क तो बहुत होता है। बिल्कुल। तो इसका कन्नौज पर क्या असर पड़ा? उन भट्टियों का क्या हुआ? असर काफी गहरा पड़ा। स्रोत बताता है कि जहां 1990 के दशक तक कन्नौज में लगभग 700 इत्र बनाने वाली भट्टियां या यूनिट्स थीं। 700? हाँ, अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 150-200 रह गई हैं। अरे बाप रे, इतना कम? जी, कई कारीगरों को अपना पुश्तैनी काम छोड़ना पड़ा। ये तो दुख की बात है। क्या इस कला को बचाने के लिए कुछ कोशिशें हुई हैं? सरकार ने कुछ किया? हाँ, कोशिशें जरूर हुई हैं और हो भी रही हैं। भारत सरकार ने 1991 में कन्नौज में खुशबू और स्वाद विकास केंद्र यानी FFDC, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की थी। FFDC, इसका क्या काम है? इसका मकसद था इस उद्योग को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता देना, रिसर्च को बढ़ावा देना और उद्योग और जो रिसर्च संस्थान है उनके बीच एक पुल का काम करना। लखनऊ में सिमैप है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, वो भी सुगंधित पौधों की खेती और प्रोसेसिंग में मदद करता है। अच्छा, और क्या कोई कानूनी पहचान भी मिली है कन्नौज के इत्र को, जैसे GI टैग वगैरह? हाँ बिल्कुल, 2014 में कन्नौज इत्र को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, ये टैग एक तरह से गारंटी देता है कि भाई ये उत्पाद इसी खास भौगोलिक क्षेत्र यानी कन्नौज का है और इसकी एक विशिष्ट गुणवत्ता और पहचान है। इससे नकली उत्पादों से बचाव में भी मदद मिलती है। सही बात है। 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज और फ्रांस के ग्रास शहर के बीच एक समझौते की भी योजना बनाई थी ताकि तकनीक का आदान प्रदान हो सके और कन्नौज के इत्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल सके। ग्रास के साथ समझौता, ये तो बढ़िया पहल थी। जी, तो आज क्या स्थिति है? क्या पारंपरिक इत्र और आधुनिक परफ्यूम साथ साथ चल रहे हैं? बाजार कैसा है? आज का बाजार तो मिला जुला है। देखिए, भारत की युवा पीढ़ी की पसंद बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिमी और नए जमाने के जो सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं, उनका बाजार में दबदबा है। हाँ, वो तो दिखता है। सेलिब्रिटी भी अपने परफ्यूम ब्रांड ला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पारंपरिक अत्तर के लिए एक चुनौती तो है। लेकिन क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या ये कला बची रहेगी? मुझे लगता है बिल्कुल है। अच्छी बात यह है कि भारत की ये प्राचीन सुगंध विरासत अभी भी जिंदा है। पारंपरिक अत्तर के कद्रदान आज भी मौजूद हैं। बल्कि दुनिया भर में आजकल प्राकृतिक और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। हाँ, ये बात तो है। उसका फायदा भारतीय इत्र उद्योग को मिल सकता है और भारतीय इत्र उद्योग ने भी समय के साथ खुद को बदला है, आधुनिक सुगंधों को भी अपनाया है और दुनिया भर में अपनी पहचान भी बनाई है। तो मुकाबला जरूर है, लेकिन संभावनाएं भी हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत का इत्र का इतिहास सिर्फ खुशबू की बोतल में बंद एक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारे विज्ञान और हमारे व्यापार का एक बहुरंगी ताना बाना है। हाँ, जो हजारों साल पुराना है और आज भी अपनी महक बिखेर रहा है, भले ही थोड़ी धीमी क्यों न हो। तो आज हमने इस गहरी पड़ताल में देखा कि कैसे भारत में सुगंध की ये यात्रा सिंधु घाटी की मिट्टी से शुरू हुई, वेदों और पुराणों के पन्नों से गुजरी, आयुर्वेद में सेहत का जरिया बनी, कालिदास के साहित्य में श्रृंगार बनी
मुगल और नवाबों के दौर में शाही शान बनी। और कन्नौज की गलियों में आज भी एक कला के रूप में जिंदा है। हमने ये भी समझा कि ये सिर्फ महक नहीं थी, ये एक पूरा विज्ञान था, एक कला थी और एक औषधीय परंपरा थी। इसका इस्तेमाल शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए होता था। और हमने ये भी देखा कि कैसे वक्त बदला, चुनौतियां आईं, लेकिन इसे बचाने और सहेजने की कोशिशें भी जारी हैं। जी हाँ। तो अगली बार जब कोई परिचित या शायद अपरिचित सी सुगंध हवा में तैरे, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या पता उस महक में हजारों साल पुरानी कोई कहानी, कोई परंपरा, कोई विज्ञान सांस ले रहा हो। बिल्कुल। और आज की इस तेज रफ्तार, ब्रांड चालित दुनिया में हम अपनी इस अनमोल और सुगंधित विरासत को कैसे सहेज सकते हैं? इसे भविष्य के लिए कैसे प्रासंगिक बना सकते हैं? ये सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है।